साथियों नमस्कार। आज के क्लास में हम बात करेंगे बहुलक या पॉलीमर्स के बारे में। पॉलीमर्स या बहुलक क्या होते हैं, प्राकृतिक रूप से बहुलक के कौन-कौन से उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं और कृत्रिम रूप से हम दिन प्रतिदिन के जीवन में बहुलक के कौन से उदाहरणों को देखते हैं, इन सभी के बारे में हम आज की क्लास में बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि बहुलक होते क्या हैं। तो देखिए बहुलक जो होते हैं वो छोटी-छोटी यूनिट से बने हुए एक प्रकार के बड़े अणु होते हैं। यानी जब छोटी-छोटी जो यूनिट्स होती हैं वो आपस में संयुक्त हो जाती हैं तो उन्हें पॉलीमर या बहुलक बोल देते हैं। और इन बहुलकों की जो एक यूनिट होती है उसे एकलक या मोनोमर बोलते हैं। तो मोनोमर जब जुड़कर एक श्रृंखला बना लेते हैं तो उसे पॉलीमर या बहुलक कह देते हैं। अब पॉलीमर या बहुलक जो बनते हैं वो इन मोनोमर यूनिट्स में विभिन्न प्रकार के जो बंध बन जाते हैं, बंध बन जाने के कारण या बॉन्ड बन जाने के कारण बनते हैं। और ये जो पूरी प्रक्रिया होती है जिससे मोनोमर यूनिट बनकर पॉलीमर बनाते हैं, उस पूरी प्रक्रिया को पॉलीमराइजेशन या बहुलीकरण के नाम से जाना जाता है। अब ये जो छोटे छोटे अणु मिलकर या छोटी छोटी एकलक इकाइयां मोनोमर यूनिट से मिलकर बहुलक बनाती हैं, वो दो प्रकार से होता है। पहला प्रकार आप देख पा रहे हैं, एक ही प्रकार की जो हरे रंग में आपको दिखाई दे रही है, केवल ये एक ही प्रकार की यूनिट्स आपस में जुड़कर क्या बना देती हैं, बहुलक बना लेती हैं। यानी जुड़ने वाली एकलक इकाइयां या मोनोमर यूनिट एक जैसी होती हैं, उनमें किसी प्रकार का डिफरेंस नहीं होता। मान लो ए नाम की कोई मोनोमर इकाई है तो ए इसी प्रकार से ए आपस में क्या जुड़ती जाती हैं, जब जुड़ जाती हैं तो इस प्रकार का जो बहुलक बनता है उसे क्या बोल देते हैं, होमोपॉलीमर बोल देते हैं। होमोपॉलीमर में जो मोनोमर इकाइयां या एकलक इकाइयां होती हैं वो एक जैसी होती हैं। जबकि दूसरे प्रकार के बहुलक वो होते हैं जिनमें जुड़ने वाली इकाइयां, जैसे आप ये देख पाएंगे, एक लाल एक हरी, फिर लाल हरी, यानी इस प्रकार से एक यूनिट ए हो, मान लो जुड़ने वाली, एक बी हो एक ए हो, तो मोनोमर यूनिट जब क्या हो, अलग अलग हो और वो आपस में जुड़कर बहुलक बनाए तो उस प्रकार के बहुलक को क्या बोल देते हैं, कोपॉलीमर बोल देते हैं। तो दो प्रकार के बहुलक हमने देखे, बहुलीकरण की प्रक्रिया को हमने देखा। अब हम बात करते हैं कुछ प्रमुख बहुलकों के बारे में। बहुलक प्राकृतिक रूप से भी हमें देखने को मिलते हैं और कुछ बहुलकों का निर्माण मानव की आवश्यकता के हिसाब से कृत्रिम रूप से भी हुआ है। तो जो प्राकृतिक रूप से बहुलक या पॉलीमर हमें देखने को मिलते हैं उनमें से एक है स्टार्च, जो कि पादपों में पाया जाता है, ग्लाइकोजन जिसके रूप में भोजन का संग्रह जीव जंतु करते हैं, सेलुलोज जो कि कोशिका भित्ति जो होती है पादप कोशिकाओं की वहां पाया जाता है, प्रोटीन, कोलेजन, लेटेक्स, प्राकृतिक रबर, ये सभी के सभी क्या हैं, प्राकृतिक रूप में हमें बहुलक के उदाहरण देखने को मिलते हैं। कृत्रिम रूप से निर्मित जो बहुलक है वो है पॉलीथीन, टेफ्लॉन, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, नाइलॉन 66, रेयोन बेकालाइट, मेलामाइन, पॉलिस्टर और पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड। अब ये प्रत्येक प्रकार के बहुलक, जैसे मैंने आपको बताया, चाहे वो कृत्रिम हो चाहे प्राकृतिक हो, कुछ छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बने होंगे। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे, जब इनकी विस्तार से हम चर्चा करेंगे तो हम देखेंगे कि ये जो बहुलक होते हैं इनकी मोनोमर इकाइयां क्या होती हैं, एकलक इकाइयां क्या होती है और किस प्रकार ये एकलक इकाइयां मिलकर बहुलक बनाती हैं और इन बहुलकों या पॉलीमर के उपयोग क्या क्या होते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं स्टार्च के बारे में। जैसे मैंने आपको बताया, स्टार्च क्या है, प्राकृतिक बहुलक है, पादपों में पाया जाता है और ग्लूकोज का ये क्या होता है, बहुलक होता है। स्टार्च क्या होता है, सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है, स्टार्च क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है। क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट है, किस में उपस्थित होता है, पादपों में उपस्थित होता है और पादप इस स्टार्च के रूप में ही अपने भोजन का क्या करते हैं, संग्रहण करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट का संग्रहण पौधों में या पादपों में किस रूप में होता है, स्टार्च के रूप में। और किसका बहुलक होता है, ग्लूकोज का। यानी ग्लूकोज की जो अणु है, ग्लूकोज क्या है, एक प्रकार की शर्करा है, ग्लूकोज के अणु आपस में जुड़ जुड़कर एक श्रृंखला बनाते हैं और स्टार्च का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से आप देख पाएंगे ये जो स्टार्च है, यहाँ क्या देखने को मिलेगी आपको, ग्लूकोज 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 की क्या देखने को मिलेगी, आपके बॉन्ड देखने को मिलेंगे, बंध देखने को मिलेंगे और बंध आपस में बना के ये ग्लूकोज जुड़ जाते हैं और एक श्रृंखला बनती है, तो बन गया स्टार्च। इसी प्रकार ग्लाइकोजन में भी सेम प्रोसेस होता है, ग्लूकोज के अणु आपस में जुड़ते हैं तो मोनोमर यूनिट जो हो गई वो क्या हो गई, इसकी भी एकलक इकाई क्या हो गई, ग्लूकोज हो गई। और जितने भी जीव जंतु हैं उनमें भोजन का जो संग्रहण किया जाता है, कार्बोहाइड्रेट का जो संग्रहण किया जाता है वो ग्लाइकोजन के रूप में किया जाता है। तीसरा पॉलीमर सेलुलोज प्राकृतिक रूप में पाया जाता है,
जो पादप कोशिकाएं हैं उनकी जो भित्ति होती है वो ग्लूकोज सेलुलोज की बनी होती है, और इसमें भी जो एकलक इकाई वो क्या है, ग्लूकोज है, यानी ये भी ग्लूकोज का बहुलक है। इसमें भी ग्लूकोज आपस में क्या होता है, कुछ बंधों के द्वारा जुड़ जाता है। अब आपने देखा कि स्टार्च हो चाहे ग्लाइकोजन हो चाहे सेलुलोज हो, तीनों में ग्लूकोज आपस में जुड़कर क्या बना रहा है, बहुलक का निर्माण कर रहा है। तो अंतर की यदि हम बात करें तीनों प्रकार के बहुलक में, उस अंतर की यदि हम बात करें तो इस प्रकार से अंतर हमें देखने को मिलता है। ये सबसे पहले हमने देखा सेलुलोज। तो सेलुलोज में देखिए जो चेन बनती है उसमें ग्लूकोज 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 इस प्रकार से सीधी श्रृंखला में जुड़ता है, फिर एक दूसरी श्रृंखला जुड़ जाती है, बन जाती है। इस प्रकार समांतर रूप से सीधी श्रृंखलाएं में जब ग्लूकोज जुड़ता है तो वो तो क्या हो गया, सेलुलोज। जबकि यहां स्टार्च में ग्लूकोज की एक श्रृंखला बनेगी, अब वो श्रृंखला क्या होगी, दूसरी श्रृंखला से भी दूसरी तरफ क्या होती है, जुड़ी हुई होती है, दूसरी श्रृंखला से जुड़ गई। इसी प्रकार ये दूसरी श्रृंखला से, तो ये क्या होती है, ब्रांच्ड होता है, शाखित हो जाती हैं ग्लूकोज की श्रृंखलाएं। और ये ग्लाइकोजन में भी श्रृंखलाएं बनती हैं, लेकिन उनकी ब्रांचिंग क्या होती है, ज्यादा होती है। तो ये क्या होता है, सेलुलोज तो लीनियर होता है, ये ब्रांच्ड होता है, और ग्लाइकोजन क्या होता है, हाईली ब्रांच्ड होता है। तीनों प्राकृतिक बहुलकों को हमने देखा, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, क्या इनका उपयोग होता है, उसकी हमने बात की। एकलक यूनिट सबकी क्या थी, मोनोमर यूनिट सबकी क्या थी, ग्लूकोज ही थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी प्रकार का एक प्राकृतिक बहुलक है प्रोटीन और कोलेजन। अब जितने भी प्रोटीन होते हैं वो प्रोटीन एक्चुअल में उनकी जो मोनोमर यूनिट होती है, वो मोनोमर यूनिट या एकलक यूनिट जो होती है वो होती है अमीनो एसिड। क्या होती है, अमीनो अम्ल। ये अमीनो अम्ल आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं, एक चैन बनाते हैं जिसे पॉलीपेप्टाइड चैन कहते हैं, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला कहते हैं। और विभिन्न पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं फिर आगे जुड़कर आपस में क्या बना देती हैं, प्रोटीन बना देती हैं। देखिए यहाँ आपको उदाहरण दिखाई दे रहा है, एमिनो एसिड आपस में जुड़ गया, पेप्टाइड की एक श्रृंखला बना ली, और एक से ज्यादा पेप्टाइड की श्रृंखलाएं जब आपस में जुड़ जाती हैं तो वो क्या बना लेते हैं, प्रोटीन बना लेते हैं। इसी प्रकार के एक प्रोटीन का उदाहरण है कोलेजन, जो कि हमारी त्वचा की जो निचली सतह है उस पर पाया जाता है, और चूंकि इसमें अमीनो अम्ल क्या होता है, एकलक इकाई होती है, तो ये क्या है, पॉलीमर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्राकृतिक रबड़ और लेटेक्स के बारे में। प्राकृतिक रबड़ भी प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, रबड़ के पेड़ से प्राप्त होता है, तो प्राकृतिक बहुलक की श्रेणी में इसे रखते हैं। और इसका यदि एकलक यूनिट को हम देखें तो इसकी एकलक यूनिट है आइसोप्रिन, तो इसे आइसोप्रिन के नाम से भी जाना जाता है, और या फिर 2-मेथिल-1,3 ब्यूटाडाइइन के नाम से भी इसे जाना जाता है। प्राकृतिक रबड़ की जो प्राप्ति होती है वो इस प्रकार से, रबड़ का जो पेड़ होता है उसकी छाल से निकलने वाला जो लेटेक्स होता है, पानी होता है, उसमें रबड़ के क्या होते हैं, कोलाइड होते हैं। तो छाल से जो लेटेक्स निकलता है उससे प्राकृतिक रबड़ को क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। प्राकृतिक जो रबड़ होता है उसकी संरचना अत्यधिक क्या होती है, कुंडलीकृत होती है, और ये कुंडलित जो श्रृंखलाएं होती हैं ये आपस में वंडरवाल्स बल के द्वारा, एक बल होता है वंडरवाल्स बॉन्ड जिसे बोलते हैं, उस बॉन्ड के द्वारा ये आपस में जुड़ जाती हैं। अब प्राकृतिक रबड़ की एक समस्या है, क्या समस्या है, आइए देखते हैं। प्राकृतिक जो रबड़ होता है वो एक तो बहुत अधिक क्या होता है, मुलायम होता है। क्या होता है, एक तो होता है मुलायम, और साथ में क्या होता है, भंगुर, यानी आसानी से तड़क जाता है, बहुत ज्यादा मुलायम होता है, और साथ ही साथ इसकी जल के अवशोषण की जो क्षमता होती है, जल के अवशोषण की क्षमता वो भी अत्यधिक होती है। तो थोड़ा सा जल मिलते ही ये जल को सोख लेगा, बहुत अधिक भंगुर होगा, मुलायम होगा, इसलिए काम में लेने के लिए उपयोगी नहीं होता है। इसलिए प्राकृतिक रबड़ को काम में लेने से पहले एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया को अपनाया जाता है जिसे रबड़ का वाल्कनीकरण कहते हैं। और इस रबड़ के वाल्कनीकरण में किया क्या जाता है, प्राकृतिक रबड़ को सल्फर और कुछ एडिटिव के साथ में गर्म किया जाता है। उससे होता क्या है कि जो श्रृंखलाएं, इस प्रकार की श्रृंखलाएं जो प्राकृतिक रबड़ की थी, वो प्राकृतिक रबड़ की श्रृंखलाओं के बीच में कुछ बॉन्ड बन जाते हैं। इस प्रकार के बॉन्ड या बंध बन जाते हैं जिन्हें क्या कह दिया जाता है, जिन्हें सल्फर बॉन्ड कह दिया जाता है। ये जो बॉन्ड बनते हैं इनको क्या कह दिया जाता है, सल्फर बॉन्ड कह दिया जाता है। और जब प्राकृतिक रबड़ की श्रृंखलाओं में ये सल्फर बॉन्ड बन जाते हैं जिन्हें डाइसल्फाइड बॉन्ड के नाम से जाना जाता है, उस प्रक्रिया को ही क्या कह दिया जाता है, रबड़ का वाल्कनीकरण कह दिया जाता है। अब रबड़ के वाल्कनीकरण की प्रक्रिया का परिणाम क्या होगा, ये क्रॉस बॉन्डिंग यहाँ पे बन गई, उससे क्या होगा, रबड़ अपेक्षाकृत क्या हो जाएगा, कठोर हो जाएगा, और अब इसका प्रयोग किया जाना क्या होगा, संभव हो जाएगा। ठीक है, जैसा मैंने आपको बता दिया, सल्फर क्या करता है, रबड़ के साथ में डबल बॉन्ड बना लेता है और
क्रॉस लिंकेज बन जाता है। रबड़, प्राकृतिक रबड़ की विभिन्न श्रृंखलाओं में ये क्रॉस लिंकेज हमने देख लिया, और रबड़ अपेक्षाकृत क्या हो जाता है, कठोर हो जाता है। पूरी प्रक्रिया को ही किस नाम से जाना हमने, वाल्कनीकरण के नाम से जाना। तो ये तो थे कुछ प्राकृतिक बहुलकों के उदाहरण। अब बात करते हैं कुछ कृत्रिम जो बहुलक हैं उनके बारे में। कृत्रिम बहुलकों में सबसे पहले हम देखेंगे कृत्रिम रबड़ या संश्लेषित रबड़ के बारे में। कृत्रिम या संश्लेषित रबड़ मोटे तौर पर 3 प्रकारों का होता है, लेकिन एक चौथा प्रकार भी प्राकृतिक कृत्रिम रबड़ के अंतर्गत गिन लिया जाता है। आइए देखते हैं कौन कौन से प्रकार हैं। सबसे पहला जो प्रकार है उसे बोला जाता है नियोप्रीन, और नियोप्रीन को रासायनिक रूप से 2-chloro-1,3-ब्यूटाडाइईन के रूप में जाना जाता है। उपयोग की यदि बात करें तो नियोप्रीन का उपयोग किया जाता है गैस किट और हौज पाइप के निर्माण में। दूसरे प्रकार का प्राकृतिक रबड़ है उसे जाना जाता है ब्यूना एन के नाम से, और ब्यूना एन का रासायनिक नाम है 1,3-ब्यूटाडाइईन, और एक्रिलोनाइट्राइल इसके साथ में क्या होता है, संयुक्त होता है। उपयोग की यदि हम बात करें तो ब्यूना इन ऑयल सील बनाने में, पेट्रोल टैंक की जो तली होती है, सतह होती है, उसको बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि पेट्रोल के साथ में ये ब्यूना एन रबड़ जो है वो क्रिया नहीं करता, इसलिए पेट्रोल को संग्रहित जिन टैंक्स में किया जाता है वो सतह किससे बनाई जाती है, ब्यूना एन रबड़ है उससे बनाई जाती है। उसके बाद में अगला कृत्रिम प्रकार का रबड़ है ब्यूना एस, और ब्यूना एस क्या होता है, 1,3-ब्यूटाडाइईन और स्टाइरीन का क्या होता है, बहुलक होता है। इसी प्रकार चौथा है थाइकॉल। थाइकॉल क्या होता है, डाइक्लोरोएथेन और पॉलीसल्फाइड का क्या होता है, बहुलक होता है। इसके उपयोग की यदि हम बात करें तो थाइकॉल का उपयोग रॉकेट या लॉन्च व्हीकल जो होते हैं उनमें ईंधन के रूप में किया जाता है। तो ये थे संश्लेषित या प्राकृतिक रबड़ और उनके अलग अलग प्रकार। नेक्स्ट जो कृत्रिम प्रकार का बहुलक है वो है पॉलीथीन, जिसका नाम दिन प्रतिदिन हम सुनते हैं। इसकी थैलियों का हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। पॉलीथीन जो होता है, एथीन जैसा इसके नाम से स्पष्ट है, एथीन के क्या होते हैं, ये बहुलक होते हैं। एथीन नाम का जो यौगिक होता है वो जब आपस में बहुत बार जुड़ जाता है तो क्या बनाता है, पॉलीथीन। मोटे तौर पर पॉलीथीन को 2 प्रकारों में हम बांट सकते हैं। पहला एलडीपी, जिसे लो डेंसिटी पॉलीथीन कह देते हैं। लो डेंसिटी पॉलीथीन क्या होता है, एक तो लचीला होता है और एक श्रृंखलित होता है। यहाँ आप देख पा रहे हैं लचीला, और ये ब्रांचिंग इसमें पाई जाती है, तो इसलिए इसको क्या कह दिया, लो डेंसिटी पॉलीथीन। लचीला होगा मतलब डेंसिटी कम होगी। लचीला कब होता है, जब कठोरता कम हो, लचीलापन ज्यादा हो, तो इसको क्या कह दिया हमने, एलडीपी, लो डेंसिटी पॉलीथीन। और इस लो डेंसिटी पॉलीथीन जो कि लचीला होता है, उससे लचीले प्रकार के कुछ सामग्री बनाई जाती है, जैसे बिजली के तार जो कि लचीले होते हैं, बोतल, खिलौने, पाइप, ये सभी लचीले प्रकार के जो प्रोडक्ट हैं वो किससे बनाए जाते हैं, लो डेंसिटी पॉलीथीन से बनाए जाते हैं। दूसरा होता है हाई डेंसिटी पॉलीथीन, ये कम लचीला होता है, अपेक्षाकृत ज्यादा कठोर होता है, और कठोर प्रकार की चीजें इससे बनाई जाएंगी, जैसे बाल्टी, जैसे बोतल, कठोर बोतलें, जैसे कूड़ादान। इन सबको बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, LHDP, हाई डेंसिटी पॉलीथीन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट जो कृत्रिम बहुलक है वो है टेफ्लॉन और पॉलीएक्रिलोनाइट्राइड। पहले बात करते हैं टेफ्लॉन। जैसा कि आप देखते हैं टेफ्लॉन का आपने नाम सुना है, नॉन स्टिकी जो बर्तन होते हैं उनका जो सतह होती है, ये जो सतह होती है उस सतह को किससे बनाया जाता है, टेफ्लॉन के द्वारा बनाया जाता है। टेफ्लॉन की यदि मोनोमर यूनिट की बात करें तो वो है टेट्राफ्लोरोएथीन, अर्थात टेट्राफ्लोरोएथीन का ये क्या है, बहुलक है। उपयोग की हमने बात करी थी, नॉन स्टिकी जो बर्तन होते हैं उनमें उनकी सतह बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, और ये संक्षारण या जंग लगने से सुरक्षा प्रदान करने के काम भी आता है। यानी किसी सतह पर यदि इसका लेपन कर दिया जाए तो उस सतह पर क्या नहीं होगी, जंग नहीं लगेगी। उसके बाद में अगला बहुलक है पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल जैसा नाम से स्पष्ट है, किसका बहुलक है, इसकी मोनोमर यूनिट है एक्रिलोनाइट्राइल। एक्रिलोनाइट्राइल का ये क्या है, बहुलक है। और ये एक प्रकार का कृत्रिम रेशा है जो कि ऊन के स्थान पर क्या किया जाता है, ऊन के जो प्रोडक्ट होते हैं उनकी जगह ऊन के स्थान पर ये क्या किया जा सकता है, प्रयुक्त किया जा सकता है। अगला कृत्रिम बहुलक है नॉयलॉन या नॉयलॉन 6,6 भी इसे बोला जाता है, और नॉयलॉन 6,6 एडिपिक अम्ल और हेक्सामिथाइल डाई अमीन आपस में मिलकर इसे बनाते हैं, तो इसकी मोनोमर यूनिट कौन सी होगी, एडिपिक अम्ल और हेक्सामिथाइल डाई अमीन। इन दोनों के मिलने से ये बहुलक बनता है, और मानव के द्वारा बनाया गया है, मनुष्य के द्वारा लैब में बनाया गया ये पहले प्रकार का कृत्रिम रेशा था, पहले प्रकार का कृत्रिम धागा था, जिसे द्वितीय विश्व युद्ध के समय विकसित किया गया था। और द्वितीय विश्व युद्ध में इसको क्यों विकसित किया गया था,
जो पैरासूट बनाए गए थे द्वितीय विश्व में पहली बार प्रयोग किए गए थे, उनकी रस्सी का निर्माण किससे किया गया था? इस नायलॉन 66 के द्वारा ही किया गया था। यानी मजबूत प्रकार की जो रस्सियां होती हैं उनको बनाने के लिए इस नायलॉन 66 का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए मछली का जाल, पैरासूट का कपड़ा, टायर, ब्रश के जो दांते होते हैं वो, मोजे और पर्वतारोही जो रस्सी जो मजबूती चाहिए जिसमें, वो बनाने के लिए इस नायलॉन 66 का प्रयोग किया जाता है। दूसरा जो रेशा है जो कृत्रिम बहुलक के रूप में हमें देखने को मिलता है वो है रेयोन। इस रेयोन को हम अर्ध संश्लेषित रेशा कहते हैं। अर्ध संश्लेषित रेशा क्यों? क्योंकि इसमें आधा भाग होता है प्राकृतिक बहुलक और आधा होता है कृत्रिम। आधा जो प्राकृतिक होता है वो कौन सा? सेलुलोज। तो ये सेलुलोज और कृत्रिम कौन सा होता है? कार्बन डाइसल्फाइड। दोनों के मिलने से ये बहुलक बनता है। और सेलुलोज चूंकि उपस्थित है तो ये क्या हो गया? अर्ध संश्लेषित हो गया, क्योंकि सेलुलोज क्या है? प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। तो सेलुलोज तो प्राकृतिक रूप से पाया जाने के कारण और कार्बन डाइसल्फाइड कृत्रिम रूप से निर्मित होने के कारण इसे क्या कह दिया हमने? अर्ध संश्लेषित रेशा कह दिया। उपयोग की यदि हम बात करें तो कपड़े बनाने में, कालीन बनाने में और ऑपरेशन के लिए, ऑपरेशन में जब डॉक्टर टाका लगाता है, ठीक है, स्टिच लगाता है, उस स्टिच के लिए जो धागा बनाया जाता है वो भी किसके द्वारा? रेयोन का बना हुआ ही होता है। रेयोन के द्वारा ही बनाया जाता है। अगला कृत्रिम जो बहुलक हमें देखने को मिलता है वो है पॉलिस्टर और कार्बन फाइबर। पॉलिस्टर की यदि हम बात करें तो इस पॉलिस्टर को एक दो अन्य नामों से भी जाना जाता है, एक तो डेकेरॉन और एक ग्लाइप्टेल। अब पॉलिस्टर क्या होता है? इसके आखिर में आप देख रहे हैं एस्टर नाम का समूह जुड़ा हुआ है। एस्टर एक्चुअल में होता क्या है? जब भी कार्बोक्सिलिक अम्ल, जब भी कार्बोक्सिलिक अम्ल और एल्कोहल आपस में क्रिया करते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल और एल्कोहल। अब कार्बोक्सिलिक अम्ल का फॉर्मूला होता है COOH, यानी इसमें क्रियात्मक समूह होता है COOH, और एल्कोहल का क्रियात्मक समूह होता है ROH, OH और COOH। ये जब आपस में क्रिया करते हैं तो क्या बना लेते हैं? COOR, यानी इस H की जगह रिप्लेस क्या हो जाता है? ये R इसको रिप्लेस कर देता है, और ये R ग्रुप जब COO के साथ आ जाता है तो इस ग्रुप को क्या बोल देते हैं? एस्टर। इसी प्रकार की प्रक्रिया पॉलिस्टर बनाने में भी होती है। कैसे होती है? यहां भी क्या होगा? एक तो कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल तो कौन सा हो गया? कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया ट्रेप्थेलिक एसिड। ट्रेप्थेलिक एसिड जब किसी एल्कोहल, एल्कोहल का नाम क्या? इथाइल एल्कोहल। ट्रेप्थेलिक एसिड, इथाइल एल्कोहल, यानी कौन कौन मिल गया? कार्बोक्सिलिक अम्ल मिल गया, एल्कोहल मिल गई, तो ये क्या बना देंगे? COOR बना देंगे, जिसे एस्टर कहा जाता है, और इस एस्टर का नाम क्या हो जाएगा? पॉलिस्टर हो जाएगा। तो इस प्रक्रिया के द्वारा पॉलिस्टर बनता है। पॉलिस्टर के उपयोग की यदि हम बात करें, हेलमेट बनाने के लिए, नाव पर जो कपड़ा लगाया जाता है उसको बनाने के लिए, और अग्निशमन के जो पाइप बनाए जाते हैं उनको बनाने के लिए इस पॉलिस्टर, डेकेरॉन या ग्लाइप्टेल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट कृत्रिम बहुलक है कार्बन फाइबर। कार्बन फाइबर और कुछ नहीं, कार्बन के अणु आपस में क्या हो जाए? बहुत मिलकर एक बहुत लंबी श्रृंखला बना ले तो उसको क्या बोल देते हैं? कार्बन फाइबर बोल देते हैं। तो कार्बन का बहुलक होता है कार्बन फाइबर, ठीक है। इसका उपयोग क्या है? एक तो सबसे प्रमुख उपयोग क्या है कि ये मजबूत होता है। मजबूत क्यों होता है? क्योंकि इस पे जंग नहीं लगता, इसका संक्षारण नहीं होता, इसलिए अंतरिक्ष यान और खेलकूद की सामग्री बनाने के लिए इस कार्बन फाइबर का क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और अगले कृत्रिम बहुलक की यदि हम बात करें तो वो है पॉलीस्टाइरिन और बेकेलाइट। पॉलीस्टाइरिन नाम से स्पष्ट है, पॉली किसका? पॉली, स्टाइरिन का, यानी स्टाइरिन का क्या होता है? बहुलक होता है पॉलीस्टाइरिन। और स्टाइरिन को अन्य नाम फिनाइल एथिलीन। तो फिनाइल एथिलीन का क्या होता है? पॉलीस्टाइरिन बहुलक होता है। मोनोमर यूनिट कौन सी होगी? फेनिल एथिलीन। उपयोग की यदि हम बात करें तो जितने भी एसिड जो रखे जाते हैं और जो सेलों की जो आवरण बनाए जाते हैं वो किसके द्वारा बनाए जाते हैं? इस पॉलीस्टाइरिन मैटर के द्वारा ही बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है बेकेलाइट। अब बेकेलाइट किसका बहुलक होता है? बेकेलाइट होता है फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड का बहुलक। फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड का क्या होता है? ये बहुलक होता है। उपयोग की यदि बात करें तो कंघा बनाने में, कंघा जो कंघी, बालों में जो कंघी बनते हैं वो बनाने में, फोनोग्राफ बनाने में, स्विच जो बिजली के स्विच जिनको ऑन करने पर लाइट जलती है बंद होती है वो स्विच बनाने में, हैंडल बनाने में, रेडियो और टेलीविजन के जो आवरण या केस होते हैं उनको बनाने के लिए इस बेकेलाइट प्रकार के बहुलक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अगले यदि कृत्रिम बहुलकों की यदि हम बात करें तो वो है मेलामाइन और पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसे पीवीसी के नाम से भी जाना जाता है। पहले बात करेंगे मेलामाइन की। मेलामाइन किस किस का बहुलक है? एक तो मेलामाइन
प्लस उसके साथ में कौन जुड़ता है, फॉर्मेल्डिहाइड जुड़ता है, दोनों मिलकर क्या बना देते हैं, मेलामाइन। और मेलामाइन से मुख्य रूप से जितने भी क्रॉकरी आइटम होते हैं, बर्तन जो क्रॉकरी के बनाए जाते हैं, वो किसके द्वारा बनाए जाते हैं, इस मेलामाइन बहुलक के द्वारा ही बनाए जाते हैं। अगला है पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसके भी नाम से स्पष्ट है ये किसका बहुलक है, विनाइल क्लोराइड का। विनाइल क्लोराइड जब आपस में संयुक्त होकर लंबी श्रृंखला बना दे तो वो क्या हो गया, पॉलीविनाइल क्लोराइड। उपयोग की यदि हम बात करें तो पीवीसी का उपयोग रेनकोट बनाने में, हैंडबैग बनाने में, पाइप बनाने में और कई जगह तो फर्श बनाने में भी इस पॉलीविनाइल क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा पतली जो फिल्म होती है उसको बनाने में भी पॉलीविनाइल क्लोराइड बहुलक का प्रयोग किया जाता है। अब बारी आती है जैव निम्नीकारी या बायोडिग्रेडेबल बहुलक के बारे में। पहले अर्थ समझे कि बायोडिग्रेडेबल बहुलक क्या होते हैं। ये ऐसे बहुलक होते हैं जो ही स्वतः ही क्या हो जाते हैं, स्वतः ही विघटित हो जाते हैं, स्वतः ही विघटित हो जाते हैं, स्वतः विघटित हो जाते हैं। तो शरीर के अंदर यदि शल्य क्रिया के द्वारा इस प्रकार के उपकरण को डाला जाएगा तो कुछ समय पश्चात ये स्वतः ही क्या हो जाएंगे, कुछ समय पश्चात स्वतः ही क्या हो जाएंगे, विघटित हो जाएंगे। इसलिए इनका प्रयोग किया जाना क्या होगा, अच्छा होगा। क्यों, क्योंकि ऑपरेशन के वक्त यदि किसी कृत्रिम चीज को लगाने की, कृत्रिम पदार्थ को लगाने की आवश्यकता हुई, वो शरीर को लगा दिया गया तो दोबारा उसको हटाने के लिए ऑपरेशन ना करना पड़े, अपने आप ही वो क्या हो जाए, विघटित हो जाए। इसलिए इनका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। और इन्हें PHBV भी बोला जाता है, अर्थात पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रेट को बीटा हाइड्रोक्सी वेलरेट के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। और मुख्य रूप से ऑर्थोपेडिक या हड्डी जब टूट जाती है उसके ऑपरेशन या शल्य क्रिया में इसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। और इसी प्रकार का एक अन्य उदाहरण है नायलॉन 2 और नायलॉन 6 जो कि एक बायोडिग्रेडेबल बहुलक की श्रेणी में ही आता है। नेक्स्ट आता है थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक या थर्मोसेटिंग या थर्मो बहुलक। दोनों में मुख्य अंतर क्या है, थर्मो बहुलक उस प्रकार के बहुलक होते हैं, उस प्रकार के प्लास्टिक होते हैं जिनको पिघलाकर दूसरी आकृति में ढाला जा सकता है। यानी एक बार जो आकृति दे दी गई उस आकृति को बदला जा सकता है, उसको पिघलाकर दूसरी आकृति में ढाला जा सकता है, यानी गर्म करके अन्य आकार में ढाला जा सके तो वो क्या हो गया, थर्मो प्लास्टिक या थर्मो बहुलक। ठीक है, यानी इसका रीयूज किया जा सकता है, पुनः इसका उपयोग किया जा सकता है। उदाहरण पॉलीस्ट्रीन, पॉलीथीन, नायलॉन, पीवीसी और टेफ्लॉन जो कि हम पीछे पढ़ चुके हैं। इनको वापस से एक बार कोई रूप दे दिया गया तो अन्य रूप में इनको ढाला जा सकता है। जबकि दूसरे प्रकार के बहुलक होते हैं थर्मोसेटिंग या अनुत्क्रमणीय या इन्हें ताप दृढ़ बहुलक भी कहा जाता है। इनको एक बार जो आकार दे दिया गया उस आकार को बदला नहीं जा सकता, उसी आकार के ये रहते हैं। और इसके उदाहरण हैं जो हम पीछे पढ़ चुके हैं, बेकेलाइट और मेलामाइन। अर्थात बेकेलाइट और मेलामाइन की जो आकृति प्रदान कर दी गई वो आकृति फिर क्या नहीं होगी, परिवर्तित नहीं होगी। तो दो प्रकार के थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो थर्मोप्लास्टिक में यह इस तरह का गोला दिखाई दे रहे हैं, मतलब इसका रीयूज किया जा सकता है, वापस से इसे बदला जा सकता है अन्य रूप में, और इसको नहीं बदला जा सका। ये था थर्मो और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ संश्लेषित और प्राकृतिक रेशों के बारे में। एग्जाम्पल हम देख चुके हैं कौन कौन से रेशे संश्लेषित है और कौन कौन से क्या है, प्राकृतिक रेशे हैं। संश्लेषित रेशे जैसा कि नाम से स्पष्ट है ये कि मानव के द्वारा निर्मित होते हैं, सरलता से क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं, जल्दी से क्या कर लेते हैं, ये आग पकड़ लेते हैं, इसलिए इनको क्या कह देते हैं, पेट्रोकेमिकल की श्रेणी में रखते हैं, जल्दी आग पकड़ने के कारण। एग्जाम्पल की बात करें, नायलॉन, रेयोन, पॉलिस्टर, कार्बन फाइबर, ये सभी क्या है, संश्लेषित प्रकार के रेशे हैं। पीछे हम सबको विस्तार से पढ़ चुके हैं। प्राकृतिक रेशों की बात करें तो प्राकृतिक रूप से उपलब्ध होते हैं, जैसे रेशम और ऊन, इसके अलावा कपास, इसके अलावा जूट या पटसन, इसके अलावा फ्लेक्स। आइए इन कृत्रिम रेशों के, इन प्राकृतिक रेशों के बारे में थोड़ी और विस्तार से हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रेशम के बारे में। रेशम का जो उत्पादन किया जाता है वो रेशम के कीड़ों के द्वारा किया जाता है और इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, सेरीकल्चर कहा जाता है। और इस रेशम उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त जो पेड़ है वो कौन सा है, सहतूत। तो उस प्रकार के रेशम को क्या बोला जाता है, जो सहतूत के पेड़ से मिलता है, सहतूत रेशम। इसके अलावा टसर रेशम, एरी रेशम और मूंगा रेशम भी पाया जाता है। अब पूरी जो रेशा उत्पादन की प्रक्रिया होती है उसमें क्या होता है, पहले तो जो रेशम का कीड़ा होता है वो लार्वा देता है, यानी अपना अंडा देता है, अंडे को क्या बोल दिया जाता है वहाँ लार्वा। इस प्रकार से क्या दिया, ये इस प्रकार का अंडा दे दिया। अंडा देने के बाद में क्या होता है, इस प्रकार का एग्स जो होते हैं
वो आगे चलकर किस में परिवर्तित होते हैं, लार्वा में परिवर्तित होते हैं। लार्वा फिर किस में परिवर्तित होता है, प्यूपा में। प्यूपा फिर आगे जाके किस में परिवर्तित हो जाता है, कोकून में परिवर्तित होता है। ये देखिए, ये कोकून में इस प्रकार से क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। अब इस कोकून को भाप के साथ में गर्म किया जाता है और इस प्रक्रिया को क्या कह देते हैं, रीलिंग कहते हैं। और इस रीलिंग प्रक्रिया द्वारा ही हमें क्या हो जाता है, रेशम की प्राप्ति होती है। और रेशम के कीटों में से मुख्यतः जो रेशम प्राप्त की जाती है वो मादा जो कीट होते हैं रेशम के, उनके द्वारा हमें रेशम की प्राप्ति होती है। ये बात थी रेशम उत्पादन की। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऊन के उत्पादन की। तो ऊन जो प्राप्त किया जाता है प्राकृतिक रूप से किस किस से, या तो भेड़ से, या बकरी से, याक से, ऊंट से, यामा और एल्पिको से क्या करा जाता है, ऊन प्राप्त किया जाता है। लेकिन इनमें से सबसे ज्यादा जो ऊन प्राप्त किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, भेड़ के द्वारा किया जाता है। तिब्बत और लद्दाख क्षेत्र में जो ऊन प्राप्त होती है उसे क्या बोला जाता है, याक ऊन बोला जाता है। इसी प्रकार कश्मीरी जो बकरी होती है उसके बालों से जो ऊन प्राप्त होती है उसे पश्मीना ऊन बोली जाती है। और उसके जो फेमस शाल जो कि कश्मीर में मिलते हैं वो होते हैं पश्मीना शॉल। इसी प्रकार अंगोरा बकरी से जो ऊन प्राप्त होती है उसे अंगोरा ऊन बोल देते हैं। अब ऊन उत्पादन की जो पूरी प्रक्रिया होती है उसमें ऊन की क्या होती है, कताई की जाती है। और इस कताई की प्रक्रिया के दौरान जो कारीगर इस कताई प्रक्रिया को करते हैं वो एक विशेष प्रकार के जीवाणु से ग्रसित हो जाते हैं जिसे एंथ्रेक्स जीवाणु कहते हैं, जो कि ऊन की कताई के दौरान उनको लग जाता है, उससे वो संक्रमित हो जाते हैं, जिससे उन्हें सोटारस नाम का जो रोग है वो हो जाता है। तो ये बात करी हमने ऊन की। नेक्स्ट हम बात करेंगे कपास, जूट और फ्लेक्स के बारे में। कपास, जूट और फ्लेक्स के बारे में यदि हम बात करें तो कपास किससे प्राप्त होता है, कपास हम देखते हैं कि कपास का उत्पादन खेतों में किया जाता है और उस पर जो फल लगता है कपास के पादपों पर, उस फल से कपास की क्या होती है, प्राप्ति होती है। जूट या पटसन की यदि हम बात करें तो जूट का जो पादप होता है उसके तने द्वारा उसकी पुष्पन अवस्था में क्या होता है, इस प्रकार का रेशा प्राप्त किया जाता है। जबकि फ्लेक्स क्या होता है, नील नदी के किनारे उगने वाले कुछ विशेष प्रकार के प्राकृतिक रेशे हैं। और कताई की प्रक्रिया की यदि हम बात करें तो रेशों से धागे बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम क्या बोल देते हैं, कताई बोल देते हैं। तो इस प्रकार से आज की क्लास में हमने कुछ प्राकृतिक रेशों के बारे में बात की जो कि प्राकृतिक प्रकार के बहुलक हैं, और कुछ कृत्रिम प्रकार के रेशे या हम कह सकते हैं बहुलक, या हम उन्हें प्लास्टिक कह सकते हैं, उनकी हमने बात की। सभी के उदाहरण, सभी की रासायनिक संरचना और सभी के उपयोग के बारे में हमने समझा जाना। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।